हेलो, नमस्कार। स्वागत आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। अधिगम की एमसीक्यू की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा ये 7वां पार्ट होने वाला है, जिसमें कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस लिए गए हैं। अधिकतर कुछ जो है प्रीवियस ईयर के नहीं हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया। पहले भोजन, इसके बाद ध्वनि उत्पन्न की गई। भोजन और ध्वनि साथ साथ प्रस्तुत किए गए या फिर केवल भोजन प्रस्तुत किया गया। देखिए, बात करते हैं हम पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की। तो इन्होंने जो है कुत्ते पर प्रयोग किया है और भोजन और घंटी के बीच में अनुबंधन स्थापित किया है। भोजन को इन्होंने अनानुबंधित उद्दीपक या स्वाभाविक उद्दीपक के रूप में माना है, वहीं घंटी को जो है या घंटी की ध्वनि को अनुबंधित उद्दीपक के रूप में प्रस्तुत किया है। तो इस प्रयोग में पहले घंटी बजाई जाती है, उसके बाद में भोजन प्रस्तुत किया जाता है। इस क्रिया को बार बार दोहराया जाता है। तो एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें कि घंटी बजते ही कुत्ता जो है लार टपकाने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है, एक तरीके से कंडीशनिंग हो जाती है कि अब जो है भोजन आने वाला है। तो ऑप्शंस की हम बात करते हैं। पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, जिसमें पहले ध्वनि यानी कि घंटी की ध्वनि प्रस्तुत की गई है और उसके बाद में भोजन प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से मनोवैज्ञानिक नहीं है। वाटसन, स्किनर, क्लार्क हल, जॉन डीवी। देखिए, वाटसन की हम बात करते हैं तो इन्होंने व्यवहारवाद के ऊपर बात की है। वहीं स्किनर ने क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत दिया है और चूहे पर प्रयोग किया है। क्लार्क हल ने पुनर्बलन या प्रबलन का सिद्धांत दिया है, जिसे हम चालक न्यूनता का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये तीनों मनोवैज्ञानिक हैं। वहीं जॉन डीवी हैं जो दार्शनिक हैं, या जिसे हम शिक्षा शास्त्री मान सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, जॉन डीवी। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा जिसकी उपलब्धि 6ठी कक्षा तक अच्छी थी, 7वीं कक्षा से उसकी उपलब्धि बहुत कम रहने लगी, तो वह है धीमी गति से सीखने वाला। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो उसकी जो उपलब्धि है 6ठी कक्षा तक अच्छी नहीं रहती। तो ये मंदबुद्धि भी नहीं होगा और मूड भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी रहेगा, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े होने के कई कारण हो सकते हैं। या तो बच्चा स्कूल नहीं आ पाया है किसी कारण से, जिससे कि वो अपने शैक्षिक कार्य में या किसी सब्जेक्ट में पर्टिकुलर पिछड़ गया है, जिसे हम शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा कह सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट, आप अपना बैग एक मेज़ पर रखते हैं, उस मेज़ को उस स्थान से हटा दिया गया है, फिर भी आप बैग रखने उसी स्थान पर जाते हैं जहां पहले मेज़ रखी थी। ऐसा होने का कारण है अंतर्दृष्टि, भूल, अनुबंधन या पुनर्बलन। देखिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मेज़ की, जिस पर हम बैग रखने रोज़ाना जाते हैं। तो एक तरीके से हमने जो है उस स्थान और टेबल के बीच में यानी कि मेज़ के बीच में एक तरीके से अनुबंधन स्थापित कर लिया है, जिससे कि हमें जब भी बैग रखना होता है तो हम उसी टेबल पर जाते हैं। तो ये पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, अनुबंधन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्रिया के लिए अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होगी? अम्ल, क्षार और लवण की परिभाषा लिखना, एक आयत का क्षेत्रफल लिखना, या फिर 2, 5, 5, 12, 11, 25, 23 इन अंकों में संबंध का पता लगाना, या फिर इतिहास विषय की तिथियां याद रखना। देखिए, हम बात करते हैं ऑप्शन ए, बी और डी की। इन तीनों ही ऑप्शन में हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ याद रखनी होती है, जो कि ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। इसमें कहीं एक तरीके से तार्किकता या अंतर्दृष्टि की कहीं आवश्यकता नहीं है। वहीं ऑप्शन सी की यदि हम बात करते हैं
तो इसमें हमें एक तार्किक शक्ति लगानी होती है और अगला पद ज्ञात करना होता है कि वो किस प्रकार से आ रहा है, यानी कि कोई भी चारों संक्रियाओं में से प्लस माइनस गुणा या भाग ये करके देखना होता है और एक संबंध का पता लगाना होता है। तो ये कहीं ना कहीं एक अंतर्दृष्टि या सूझ के ऊपर निर्भर करता है। जैसे हम बात करें 2 को हम 5 लिख रहे हैं तो 2 का गुणा मतलब दुगुना करते हैं और प्लस 1 करते हैं तो 5 मिलता है। 5 का दुगुना करते हैं और प्लस 2 करते हैं तो 12 मिलता है। वहीं 11 का दुगुना करते हैं 22 और प्लस 3 करते हैं तो 25 मिलता है। तो इसी प्रकार से हम इस अगले पद में करेंगे 23 दूना 46 और प्लस 4 करेंगे तो यहाँ पर जो है अगला पद हमारा 50 हो जाएगा। तो इसके लिए हमें कहीं ना कहीं अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट, आप घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हैं पर उसे पानी पीने के लिए मना नहीं कर सकते। इस कहावत की पुष्टि सीखने के किस नियम से होती है? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, उपयोग का नियम, प्रभाव का नियम। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, तत्परता का नियम। जब हम किसी कार्य को ध्यान केंद्रित करके या अपनी स्वेच्छा से रुचि से करते हैं या फिर एक तरीके से मानसिक रूप से जागृत अवस्था में करते हैं तो वो तत्परता के नियम के अंतर्गत आता है। यानी कि किसी भी कार्य को जब हम करते हैं तो ये हमारी रुचि पर निर्भर करता है कि हम उसे सही से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तत्परता के नियम से संबंधित होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट, संरचनात्मक अधिगम के लिए यह आवश्यक है कि देखिए संरचनात्मक अधिगम की यदि हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत बालक को जो है केंद्र में रखा जाता है। उसकी रुचियों का और योग्यताओं का ध्यान रखते हुए उसे अध्ययन करवाया जाता है। इसके साथ ही उसमें समूह में रखते हुए एक दूसरे का सहयोग करते हुए इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं कि वो एक दूसरे का सहयोग करते हुए समस्या का समाधान कर पाएँ और कहीं ना कहीं पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के बीच में संबंध स्थापित करते हुए आगे बढ़ सकें। तो ऑप्शंस की हम बात कर लेते हैं। शिक्षक उचित रूप से ज्ञान प्रदान करें, बिल्कुल। विद्यार्थियों के समूह बनाकर कार्य सौंपा जाए और विद्यार्थी पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के अंतर क्रिया करें। तो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। उपयुक्त सभी कहीं ना कहीं संरचनात्मक अधिगम के लिए ये तीनों जो वाक्य हैं राइट रहेंगे। नेक्स्ट, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के बाद फिर से बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के सिद्धांत का उदाहरण है। देखिए एक तरीके से जो राजू है उसने बिजली के कड़कने की आवाज़ और उछलने के बीच में अनुबंधन स्थापित कर लिया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए रहेगा, शास्त्रीय अनुबंधन, जिस पर कि पावलोव ने बात की है और कुत्ते पर प्रयोग किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर स्किनर ने बात की है और चूहे पर प्रयोग किया है। वहीं प्रयास एवं भूल का जो सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने दिया है और बिल्ली पर प्रयोग किया है। नेक्स्ट, राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज़ खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। ये राजू है। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और आज खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग उदाहरण है। देखिए राजू जो है खरगोश से डरता था। दिनों दिन जैसे दिन बीतते गए यानी कि उनके बीच की दूरी कम होती गई और अंत में जो है राजू खरगोश से खेलने लगा। तो ये एक तरीके से अनुबंधन स्थापित हो गया है राजू और खरगोश के बीच में। तो कहीं ना कहीं डर जो है समाप्त हो गया है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से ये संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है। कुत्ता विद्युत शॉक की मजबूरी को सीख लेता है। चूहा भोजन प्राप्ति हेतु लीवर को दबाना सीख लेता है।
कुत्ता घंटी बजने पर लार टपकाना सीख लेता है, या फिर कबूतर भोजन प्राप्ति हेतु कुंजी में से झांकना सीख लेता है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, कुत्ता घंटी बजने पर लार टपकाना सीख लेता है, क्योंकि जो पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन में प्रयोग किया है कुत्ते पर किया है, और घंटी और भोजन के बीच में अनुबंधन स्थापित किया है, जिसमें घंटी बजने पर भोजन दिया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। कक्षा प्रथम का विद्यार्थी एक शिक्षक से मार खाने के उपरांत सभी शिक्षकों से डरने लगता है, यह उदाहरण है गेस्टाल्ट सिद्धांत का, अनुबंधित सिद्धांत का, सामाजिक अधिगम सिद्धांत का, या फिर संज्ञानात्मक विकास का। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है, तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, जो प्रथम कक्षा का जो छात्र है वो एक शिक्षक से मार खाने के बाद में डरने लगता है अन्य शिक्षकों से भी, क्योंकि वो सोचता है कि शायद वो भी उसी तरीके का व्यवहार करें। तो एक तरीके से जो विद्यार्थी हैं और शिक्षक हैं उनके बीच में अनुबंधन स्थापित हो गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, अनुबंधित सिद्धांत का ये उदाहरण है। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है डांट डपट के द्वारा? तो बिल्कुल नहीं, एक तरीके से नेगेटिव आंसर है, दोषारोपण के द्वारा। तो ये भी राइट नहीं होगा, जब दोनों नहीं है तो ये इनमें से सभी ये भी नहीं होगा। तो बुरी आदतों को हम अनुबंधन से सुधार सकते हैं, जो कि एक पॉजिटिव आंसर है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेश, या फिर स्कीमा। देखिए, स्कीमा की यदि हम बात करते हैं तो स्कीमा में किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति हमारा जो व्यवहार करने का तरीका होता है वो स्कीमा के अंतर्गत आता है। समावेशन या एसिमिलेशन की हम बात करते हैं तो जो भी पूर्व ज्ञान है उसमें नवीन ज्ञान को जोड़ना या नवीन जानकारी जोड़ना समावेशन कहलाता है। उदाहरण के तौर पर एक जो बच्चा है प्राथमिक कक्षा का है, वो ऊँट को देखने पर घोड़ा बोलता है, तो ये कहीं ना कहीं उसने नवीन ज्ञान और विचार जोड़े हैं पूर्व ज्ञान में, तो ये समावेशन होगा। समायोजन की यदि हम बात करते हैं, वही प्राथमिक कक्षा का जो बच्चा है ऊँट को देखने पर कुबड़ वाला घोड़ा कहता है, तो कुबड़ वाला घोड़ा कहना नई योजना बनाना और पुरानी को संशोधित करना, ये जो है समायोजन से संबंधित है, जिसे हम अकोमोडेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो है संरचना को जब भी संशोधित किया जाएगा, यानी कि नए विचार जोड़े जाएं और पूर्व ज्ञान को संशोधित किया जाए, तो ये जो है समायोजन होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, अकोमोडेशन। यदि आपको अधिगम की MCQ की ये श्रृंखला पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।